बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं शशिकला स्वागत करती हूं आप सभी किसान भाई बहनों का। किसान भाइयों, किसी ने ठीक ही कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे एक किसान भाई के साथ। उनकी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह चलिए देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु खलकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अनाजों के भंडारण में मिलाएं सिंधवार पौधे की पत्तियां, अनुदान पर PMFME योजना का ले लाभ, पेचकी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं मुक्ताकेशी। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, यदि आप अनाजों का भंडारण करने जा रहे हैं तो 1 क्विंटल अनाजों के भंडारण में 2 किलोग्राम सिंधवार पौधे की पत्तियों को मिला दे। इससे अनाजों में कीट नहीं लगेंगे। यदि मूल्य संवर्धन या फूड प्रोसेसिंग में कोई किसान या स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो 35% अनुदान पर PMFME योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ नाबार्ड बैंक से भी लिया जा सकता है। किसान भाई, मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इससे कई खाद्य पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, विशेषकर गेहूं का। जब आटे के रूप में इस्तेमाल करें तो 8 किलो गेहूं में 2 किलो ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, कोदो को मिलाया जा सकता है। यह मल्टीग्रेन आटा होगा जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। किसान भाई, आप मोटे अनाज से पहला चीज़ तो आप ये रोटी के रूप में, लड्डू के रूप में, आप उसको पास्ता के रूप में, आप उसको बिस्कुट के रूप में और ब्रेड के रूप में, दलिया के रूप में और साथ साथ कहीं कहीं समोसे के रूप में, सेवई के रूप में भी उपयोग करते हैं। तो आप जो है जिसमें जो रुचि जिसका हो वह घूम फिर करके आप उसको लें। और आटा जो बनाते भी हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, 10 किलो आटा बना रहे हैं उसमें 8 किलो गेहूँ रहेगा, 2 किलो में आप ज्वार है, बाजरा है, मड़ुआ है, कोदो है, कंगनी है, जो आपको पास मिलता है उसको मिला दीजिए और फिर पिसा करके उसका जो आटा बनाएंगे वह मल्टीग्रेन आटा हो गया। उसमें तरह तरह की चीज़ें आ गई तो आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जबकि आप जो है केवल जो गेहूं का आटा उपयोग करते हैं उसकी अपेक्षा यह मल्टीग्रेन आटा ज़्यादा उपयोगी, ज़्यादा लाभदायक रहेगा। पेचकी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 1 टन बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 40 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में मुक्ताकेशी, बिरसा, अरबी 1 लगाएं। पेचकी की खेती के लिए समुचित जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। गर्मी में समतल जमीन में खेती करें। बुआई के बाद सूखी पत्तियों से ढक दे। कोशिश हो 25 ग्राम के बीज कंद ही लगाएं। लगाने से पहले बीज कंदों को 0.10% कार्बेंडाजिम और 0.1% मिथाइल डिमेटोन से उपचारित जरूर करें। साथ ही 7 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहे। किसान भाई, टाट जमीन में फसल की निकौनी के लिए व्हील हो नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 18 से 20 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है बैगन फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीट के रोकथाम के बारे में। किसान भाइयों, बैगन फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीट के रोकथाम के लिए 5 गंधपास यानी 5 फेरेमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से खेत में लगाएं। कीट इसमें फंस जाएंगे और फसल कीट मुक्त रहेगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस,
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी का भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज को जाना। आइए यहाँ पे लेते एक छोटा सा विराम। कहीं जाइएगा नहीं, विराम में भी आपके लिए संदेश है। बने रहिए आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में यह बढ़कर 330.53 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में यह बढ़कर 350.87 मिलियन टन हो गया। किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारी जो खेल चल तो बढ़िया। पीएम किसान सम्मान निधि द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1,800 रुपये प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 11 करोड़ 50 लाख से अधिक आवेदक किसानों को 1,35,248 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया जा चुका है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान के उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व चावल की रबी और खरीफ फसलों की रिकॉर्ड खरीदी की गई। इसके तहत 991 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद की गई, जिससे 1 करोड़ 75 लाख से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 412,68,000 से भी अधिक किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु, सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। नाबार्ड के साथ मिलकर 10,000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया गया है। 10,000 नए FPO का गठन किया गया है। मैं FPO का डायरेक्टर हूं। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। अब तक 1,000 से भी ज्यादा मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से
मिशन का कार्य प्रगति पर है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाली फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है। भारत की कृषि को और आधुनिक बनाना है, नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 9 साल, शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। किसान भाइयों, आइए आज हम आपको एक ऐसे जागरूक किसान भाई से मिलवाते हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ खेती को अपनाकर बने दुनिया के लिए मिसाल। जी हाँ, उनकी नौकरी लग गई थी, लेकिन उनकी मंजिल थी उनका गांव, उनकी खेती, उनकी मेहनत। आज वो मेहनत करके किस तरह से लाखों कमा रहे हैं और दुनिया के लिए मिसाल बन चुके हैं। आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। दर्शकों, एक और जहां युवा पलायन कर रहे हैं, वैसे में कुछ युवा ऐसे भी हैं जो पलायन का दंश झेल कर वापस अपने गांव की ओर, अपने कस्बे की ओर वापस आ चुके हैं। ऐसे ही कुछ युवा हैं जो बरसों परदेश में रहने के बाद अब अपने गांव घर में आ गए हैं और गांव घर में आने के बाद इन्होंने खेती को चुना है। खेती इनके लिए एक आधार बना है, एक जीवन का जरिया बना है, जिससे ये आय को अपने बढ़ा रहे हैं और जो दर्द इन प्रदेश में इनको मिल रहा था, अब वो सुख का अनुभूति ये अपने गांव घर में खेती करके ला रहे हैं। ऐसे ही युवा से हम आज मिलेंगे और जानेंगे कि क्या पहले इनके जीवन में दिनचर्या था और अब इनके जीवन में क्या बदलाव आया है और क्या आनंद का अनुभूति ये कर रहे हैं अपने गांव घर में खेती करके। जहां ये सुबह उठकर सिर्फ काम और काम के लिए बाहर भटकते रहते थे, अब अपने घर में आकर खेती कर रहे हैं और अपने घर परिवार के आनंद अनुभूति को ले रहे हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं। झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है, लोग मेहनतकश भी हैं, लेकिन अवसरों को रोजगार में बदलने की क्षमता के अभाव में यहाँ के निवासी पलायन का शिकार हो जाते हैं। राज्य की एक अच्छी खासी आबादी दूर दराज के प्रदेशों में जाकर जीविकोपार्जन करती है। दूर दराज के इलाकों में काम करने वाले मजदूर न केवल अमानवीय वातावरण में श्रम करने के लिए मजबूर हैं, बल्कि उन्हें उचित मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों तथा गैर सरकारी संगठनों की पहल से राज्य के युवा कृषि से जुड़ रहे हैं और अपने ही गांव घर में रहकर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही कई युवा किसान हैं जो पहले दूसरे राज्यों में रोजगार प्राप्त करते थे, लेकिन खेती किसानी से जुड़कर वे अब अच्छी आमदनी अपने गांव में ही प्राप्त कर रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी प्रखंड स्थित बेतरकिया गांव के संजय पूर्ति एक ऐसे ही किसान हैं जो पढ़ाई के बाद रोजगार की तलाश में बेंगलुरु गए। वहां तकरीबन 1.5 वर्षों तक मजदूरी की, लेकिन वे लॉकडाउन से पहले ही गांव में खेती बाड़ी का काम शुरू किया और इसे ही जीविकोपार्जन का साधन बनाया। जी, बेंगलोर में करीबन 1.5 साल रहे, टाइल्स का काम कर रहे थे मेसन में। हाँ जी, तो वहाँ 1.5 साल रह के जैसे ही लॉकडाउन हो रहा था उससे पहले ही आ गए थे ना जी। फिर वहाँ का अनुभव को देखे कि बाहर में कितना दिन रहेंगे ना जी, बाहर में कितना दिन रहेंगे करके, तो फिर वापस चले आए घर। फिर उसके बाद लॉकडाउन भी चालू हुआ। लॉकडाउन चालू होने के बाद इससे कहीं बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। उसके बाद कुछ मन सोच रहे थे कि कोई ऐसा गांव से ही काम स्टार्ट किया जाए ताकि और बार जाना ना पड़े करके। तो फिर ऐसे लॉकडाउन की वजह से घर में थे, 1 साल बीत गया। फिर दोस्त लोगों के साथ मिले, बात किए कि चलो गांव में रह करके कुछ गांव का भी काम में हाथ बांटा जा सके और अपना भी रोजगार चले। तो ऐसा माध्यम को देखे तो फिर खेती पर ध्यान दें हम लोग।
तो खेती आज का डेट में बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे कि खेती के बिना हम लोग अन्न जिससे जो मिल रहा है वो कहाँ से मिलेगा टैक्स। तो जैसे संजय और एक पार्टनर मिला और उसके बाद शिव शंकर एक पार्टनर मिला, तो तीनों लोग मिल के हम लोग डिसीजन लिए कि चलिए खेती को ही हम लोग अलग तरीक़ा से और अलग रूप में करते हैं करके। संजय पूर्ति बताते हैं कि बेंगलुरु में जिंदगी मशीन की तरह थी। 12 घंटे से भी ज्यादा प्रतिदिन काम करना पड़ता था। इससे उबरने के लिए उन्होंने गांव का रुख किया और फिर अपने परिवार तथा मित्रों के सहयोग से खेतीबाड़ी का काम शुरू किया। भविष्य में इसे विस्तृत रूप देने की उनकी योजना है। सुबह का 9 बजे से शाम का 9 बजे तक, रात का 9 बजे तक डेली का वही रूटीन था। सुबह जाइए, अपना खाना बनाइए, सब कुछ करके फिर जाइए ड्यूटी पे, फिर 9 बजे रात को आइए, फिर अपना खाना बनाइए, खाइए, फिर सो जाइए, फिर सुबह को वही रूटीन चलता था। तो फिर हम लोग सोचे कि कितना दिन ये चलेगा, इससे ज़िंदगी चलेगा, क्यों ना हम लोग अपना छोटा सा भी अपना स्टार्टअप करके खुद का आराम से गांव में रह के अपना परिवार को देखते हुए हम लोग ऐसा काम करें कि परिवार के सपोर्ट के सहारे हम लोग करें जी। तो अभी परिवार के साथ अभी मिलजुल कर वो लोग भी साथ दे रहे हैं। संजय बताते हैं कि बाहर मेहनताना कम मिलता था, जबकि कार्य अवधि ज्यादा होती थी। बाहर खर्च ज्यादा होता था, इसलिए अपने घर परिवार के लिए वे कोई आर्थिक मदद नहीं कर पाते थे। साथ ही परिजनों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की भी चिंता बनी रहती थी। चूंकि संजय अभी कम रकबे में खेती कर रहे हैं, इसलिए आमदनी तो ज्यादा नहीं हो पाती है, लेकिन वे अपने गांव में रहकर रोजगार प्राप्त करने के कारण काफी खुश हैं और भविष्य में इसे बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध भी। जी बाहर में रह के वही 15,000 जी, बाहर में 15,000 जो भी 12 घंटा ड्यूटी होता था वहाँ जी, 8 घंटा तो नहीं बोलेंगे, 12 घंटा ही हो रहा था। तो 12 घंटा में हम लोग को 15,000 में से जैसे 5,000 6,000 तो चले जाता था। हम लोग का रूम रेंट हुआ, खाने पीने में, और भी जैसे कभी कभार होता है मेडिकल केसेस सब हो जाता है तो और चले जाता है। यानी कि घर का नाम से अगर हम लोग सोचते हैं भेजेंगे, वो भी नहीं भेज पाते थे जी, ये हालत था। संजय बेंगलुरु में निर्माण कार्य में बतौर श्रमिक कार्यरत थे, इसलिए उनके पास खेतीबाड़ी का कोई खास अनुभव नहीं था। लेकिन ग्राम सभा, क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र, गैर सरकारी संगठनों और एफपीओ के माध्यम से खेतीबाड़ी के संबंध में उन्हें लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा है। जी सर, हम लोग का जो भी जानकारी सब मिलता है, हम लोग सबसे पहले तो बोलेंगे हरि जी के माध्यम से गाइडलाइन मिलता है, और ग्राम सभा जो होता है उसी से हम लोग लेते हैं, और होता है केवी के कृषि विज्ञान केंद्र से हम लोग लेते हैं। कभी कभार जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसमें जाते हैं, वहाँ से लेते हैं, और एनजीओ के माध्यम से भी हम लोग को ट्रेनिंग प्रशिक्षण मिलता है, तो वहाँ से हम लोग लेते हैं। मतलब जहाँ से हम लोग को ऐसे लगता है कि चलिए जानकारी लेना है, वहाँ से हम लोग ले रहे हैं अभी जी। अलग टेक्निक के माध्यम हम लोग अभी यहाँ पर यूज करें। यह संयोग ही है कि संजय पूर्ति जिनके साथ मिलकर काम करते हैं, यानी उनके जो सहयोगी हैं, उनका नाम भी संजय पूर्ति ही है। ये संजय भी कर्नाटक राज्य में बतौर मशीन ऑपरेटर काम करते थे। उन्हें वहां कठिन श्रम करना पड़ता था, काम के हिसाब से मजदूरी नहीं मिल पाती थी। फिर अपने गांव बेतरकिया में ही खेती बाड़ी करने का उन्होंने निर्णय लिया। संजय के सहयोग और कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त मार्गदर्शन को आधार बनाकर उन्होंने खेतीबाड़ी का काम शुरू किया। पहले हम यहाँ बाहर में कर्नाटक में काम कर रहे थे, मशीन ऑपरेटर थे। वहाँ छोड़ के अभी फिर गांव आ गए। वहाँ 8 घंटा 12 घंटा काम करना पड़ता है, कभी कभी तो 34 घंटा भी काम करना पड़ता है। मशीन ऑपरेटर अकेले रहते थे तो 34 घंटा भी काम करना पड़ता है। तो अभी फिर हम सोचे कि गाँव आ जाते हैं, गाँव में फिर गाँव का काम कर रहे थे। संजय बताते हैं कि खेत में भिंडी, करेला, नेनुआ तथा लौकी जैसे फसलों की वे खेती कर रहे हैं। संजय
उनके सहयोगी और मित्र तथा उनका परिवार इस काम से खुश है। संजय का मानना है कि दूसरे जगह काम करने से ज्यादा बेहतर है कि लोग अपने गांव में ही खेती किसानी से जुड़ें और एक बेहतर जिंदगी बिताएं। जी अंदर नहीं मिल रहा है कि सर सबको देख के कर रहे हैं, सबको सुखी दुखी सबको देख के यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, कोई आपको अच्छा लग रहा है। बाहर में तो कमा ही रहते सर, ऑपरेटर तो लगभग वही 20 से प्लस ज़्यादा ही होगा। अभी यहाँ पर तो भी खुशी लग रहा है, जितना कम कमा रहे तो भी खुशी लग रहा है। घर का लोग सर अभी सबको अपना हाथ बंटवा रहा है, यहाँ पे सब दे रहे सपोर्ट सर। यहाँ पे अभी हम लोग भिंडी, करेला, नेनुआ और लौकी और मिर्चा, बैगन सब लगा हुआ है। जी सर, ये सब का ध्यान देते हैं, कभी टाइम टाइम पे एक मार्केट जाते हैं तो एक यहाँ पर देख रेख करते हैं। हरिलाल बोबोंगा एफपीओ से जुड़े हैं और वे संजय जैसे किसानों को खेती बाड़ी के लिए प्रेरित करते हैं तथा उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। हरिलाल का मानना है कि लोगों में अभी भी जागरूकता का अभाव है। खेती बाड़ी से अच्छी आमदनी प्राप्त करने के लिए जागरूकता और जानकारी दोनों ही जरूरी है। वे इस काम से किसानों को लगातार जोड़ रहे हैं। और सबसे पहले मैं तो कहना ये चाहूँगा सर, मतलब जो ये तीन जो है, जैसे शिवशंकर, संजय, दो संजय है, इन लोगों ने जैसे मतलब स्टार्टिंग अपना गांव स्तर से ही किए हैं। तो उस समय जैसे मतलब जो करीब का सीजन लगने वाले थे तो इन लोगों ने क्या किया कि मतलब जो गांव का जो स्थिति को देखते हुए वो अपना ग्राम सभा एक बुलाया कि वो सोचने लगे कि मतलब हम लोग अपना गांव को कैसे बदलना चाहेंगे और अपने आप में भी कैसे बदलाव लाएंगे। उस पर मतलब इन लोग अपना एक चर्चा तो बना लिए थे, तो उसका डिस्कस उसको ठीक से नहीं कर पा रहे थे। तो उसमें मेरा सहयोग लिया, तो उसमें मैं अपना उसमें कुछ ऐड किए, जैसे मतलब उसको कैसे आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें सारे गाँव वालों के साथ में एक ग्राम सभा के निर्णय लिया कि मतलब इस साल हम लोगों को कुछ खेती करके कुछ अपना एरिया और गांव को बदलाव लाएंगे। तो उसमें इन लोगों ने क्या किया कि मतलब स्टार्टिंग में सरसों का खेती कराया, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, तो कुछ ही लोग उसमें इन्वॉल्व हुए। तो उसके बाद फिर इन लोगों ने फिर लोगों को आगे लाना चाहे, तो फिर भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए। तो धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, हम ही लोग अपने आप में सबसे पहले आगे आना होगा। इसके लिए मतलब गाँव और अपने आप को बदलना है तो फिर अपने आप को ही आगे आना होगा। तो इन लोगों ने सोचा कि हम लोग खेती करेंगे, तो इस पर मेरे यहाँ विचार रखा कि खेती करेंगे तो कैसे करेंगे। तो पर इसमें मैं इन लोगों को कुछ मतलब जानकारी दी कि खेती को कैसे किया जाता है और इसको कैसे मतलब आगे कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम लोग बोले कि हम लोग खेती करेंगे अभी जो भी मतलब कम समय में फसल हो उस पर थोड़ा सा समझना चाहेंगे। तो स्टार्टिंग में इन लोग क्या किए कि जो साग वाले फसल को लगाएं, जैसे साग हुआ, धनिया हुआ, बीन्स हुआ, मटर हुआ, ये मतलब 45 दिन में जो होने वाली चीज़ को ही स्टार्टिंग की। यही मैं सजेशन दिया था कि इसको पहले कीजिए, उसमें क्या होगा कि आप लोग आगे मतलब इससे सपोर्ट मिल पाएंगे। हरिलाल बताते हैं कि शुरुआती दौर में संजय पूर्ति जैसे किसानों को खेती बाड़ी की जानकारी नहीं थी। यही वजह है कि सही समय पर आशा के अनुरूप फसलों उत्पादन नहीं हो पाया था। शुरुआती दौर में कई किसानों को अपनी सफलता पर भी संदेह था, लेकिन एफपीओ के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित किया गया। अब वे खेती बाड़ी के गुर सीख चुके हैं। अधिक उत्पादन और अधिक आमदनी प्राप्त करने के लिए बड़े बाजारों की तलाश भी जारी है। तो ये सर यही कहना चाहूँगा, मतलब जो कठिनाई भी ये देखने को मिला। जैसे स्टार्टिंग क्या हुआ था कि मतलब इन लोगों को मतलब जानकारी नहीं था खेती पर, तो खेती तो कर रहे हैं लेकिन उसमें मतलब सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। उसमें मतलब जो जितना समय पर इन लोगों को मतलब उपज होना चाहिए ये भी नहीं हो पा रहे थे। तो यही मतलब समझाने में थोड़ा सा मुझे भी कठिनाई आई कि मतलब इसका आप लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं। हरिलाल का मानना है कि खेती बाड़ी से अच्छी आमदनी प्राप्त करने के लिए किसानों को जागरूक होना पड़ेगा। उनके लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना और नई तकनीकों का प्रयोग करना काफी जरूरी है। हाँ, ये मतलब देखा जाए तो बहुत अच्छा विकल्प हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ एरिया में ऐसा कुछ खेती बहुत अच्छा से नहीं हो रहा है। कहीं भी हो रहा है तो कहीं 10 डिसमिल से 15 डिसमिल के बीच में वो जैसे तैसे कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि मतलब कोई भी देख रहे हैं तो सिंपल खेती है, तो उसमें से किसी को जागरूकता नहीं मिल पा रहा है। तो अभी यहाँ कोई भी आएगा तो देखेगा कि मतलब ये हमें भी इस तरह के करना चाहिए। मान लीजिए पूरा मतलब 3 एकड़ अगर हरा भरा हो गया तो कोई भी देखेगा तो अपने आप में एक जागरूकता बढ़ेगी और मतलब खुद भी करने लगेंगे। इसीलिए अभी यही मैं बोलना चाहूँगा, मतलब कहीं से भी ये इसको
मिल रहे हैं, कोई NGO या मेरे तरफ से या कोई केबी के तरफ या सरकार तरफ से, तो इनको और बेहतर से बेहतर करना चाहिए। पलायन झारखंड जैसे राज्य के श्रमिकों के लिए कई दशकों से एक गंभीर समस्या रही है। स्थानीय श्रमिकों की अन्य प्रदेशों में काफी मांग भी है, लेकिन झारखंड के श्रमिक दूसरे राज्य में जिन परिस्थितियों में काम करते हैं और जितनी आमदनी उन्हें मिलती है वह असंतोषजनक है। राज्य की मिट्टी उर्वर है। राज्य और केंद्र सरकार के साथ साथ कृषि से जुड़ी संस्थाएं और संगठन कृषि कार्य से जुड़े लोगों को अनुदान, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन दे रहे हैं। ऐसे में संजय जैसे श्रमिक खेतिहर के रूप में अपनी पहचान बना पा रहे हैं और प्रवासी श्रमिकों के लिए ये प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। फटाफट हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और लाभान्वित होते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।